फ्रेंड्स, यूट्यूब के बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए बरखा एकेडमी में। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। भारत रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस कन्वेंशन के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना है। इन इन स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ अनुमति दी जाए उनके धारणीय उपयोग की। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है और हो रहा है या होना संभावित है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन उपयोगी है, पोषक पुनर्प्राप्ति और चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु और तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं। यह कहलाता है आर्द्र भू क्षेत्र। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है। गुजरात में भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक लिखी है। टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा ने। जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि मरु भवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अधिसमय और विश्व विरासत अभिसमय। हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। यह क्योटो में किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप और सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए प्रदान करती है तकनीकी और वित्तीय सहायता। कथन है भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और कारण है मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे।
तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। सही कारण है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.03%। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित, स्वचालित की संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनों उन्मूलन। वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, वह है सिंगापुर। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं परित्यक्त गैर लाभकारी कोयला संस्तर और निःशेष तेल और गैस भंडार और भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से किया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई है वर्ष 2013 और 14 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट वर्ष 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खारसवा। जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापन बढ़ता है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फॉरियर ने। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह संबंधित है UNFCCC से। सही कथन है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। किसी गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है गैस का वैश्विक तापन विभव। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव एक पाया गया। वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव पाया गया 72। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती है। ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, O2 नहीं है, ऑक्सीजन। गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है ऑर्गन। मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुई उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही है। यह समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है
वह है कार्बन डाइऑक्साइड। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन। वह देश जिसने दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में वह देश जिसे दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है वह है भूटान। वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन। हरित गृह गैस नहीं है नाइट्रोजन। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। भूमंडलीय उष्णता के परिणामस्वरूप हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है धान के खेत, कोयले की खान और पालतू पशु और आर्द्र भूमि। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। मानव की क्रिया को जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है वह है कृषि। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निष्कासन होता है वह है मीथेन। मीथेन गैस को कहते हैं मार्स गैस। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं और यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। पृथ्वी काल। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है पृथ्वी काल। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ है मार्च 21, 1994 को। यह सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने और प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ वर्ष 2005 से। जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 1997 को। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया था 5.2%। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। $100 अरब। विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी
स्टेशन स्थापित किया गया है। यह अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में किया गया। CDM के लिए सत्य नहीं है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है। CDM ग्लोबल वार्मिंग में कमी करने के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। CO2 उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों में निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर सके। स्वच्छ विकास युक्ति। कार्बन जमाव कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति है क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक। एनेक्स फर्स्ट के विकसित देश गैर एनेक्स फर्स्ट देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं एनेक्स फर्स्ट के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स फर्स्ट विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है कि स्वच्छ विकास युक्ति 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है 1 CER यूनिट। जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों के समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 यह 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल से। बायोकार्बन फंड और इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन करता है वर्ल्ड बैंक। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र से कमी करने को बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने में और प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। वह है वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था जून 2008 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर होगा।
स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरित हो जाएगा। 1/6 भाग। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, साथ ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। 30% तक ज्ञात प्रजातियां। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है। 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव होगा कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और विषुवायन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए गए जो पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। मिलुटिन मिलांकोविच। पृथ्वी का दूरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह कथन है मिलुटिन मिलानकोविच का। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है एक बेलनाकार नमूना हिम तत्व। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई है वर्ष 2008 में। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है। आणविक ऊर्जा। ग्लोबीय तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होगी समुद्र की सतह में। ग्लोबीय तापवृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे। मूर्ग के यह संभावना है कि वर्ष 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक गंभीर संकट छा जाएगा नीदरलैंड पर। आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि का अनुमान है 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है समुद्री जल। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है वह है समुच्च बांध, अनुपद
सस्यन, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था रियो डी जनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान है। अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि INDCC के लक्ष्यों में है। कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया था एक हरित जलवायु कोष का GCF का। डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापना हुई थी हरित जलवायु कोष की। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के लिए आशय से बनी है हरित जलवायु निधि, ग्रीन क्लाइमेट फंड। विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, न्यूजीलैंड ने रखा। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया जाता है, चावल की खेती से संबंधित अवायवीय परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है, वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं। वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के स्टैटिक जीके और जीएस के साथ। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए बरखा एकेडमी में। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और बने रहिए बरखा एकेडमी में। फ्रेंड्स, लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक और शेयर करें और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।